हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग जान रहे हैं पौधों के अंदर अर्थात पुष्पी पौधों के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया। इसके अंदर मैंने बताया था कि पुष्पी पादपों के अंदर अगर लैंगिक जनन की क्रिया होगी तो उनके अंदर 3 स्टेजेज होंगे। 3 स्टेजेज में मैंने आपको चर्चा किया था और मैंने बताया था आपको कि पहली जो अवस्था होती है निषेचन पूर्व की घटना होती है, जिसमें पौधे अपना विकास करते हैं, पौधे परिपक्व अवस्था में आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वह निषेचन योग्य होते हैं, जिनमें आपका युग्मक जनन भी शामिल होता है, जिसमें मैंने बताया था कि लघु बीजाणु द्वारा परागकण बनते हैं और गुरु बीजाणु के द्वारा आपके अंड कोशिका बनती है। तो ये थे हमारे क्या निषेचन पूर्व की घटना। उसके बाद मैंने कल आपको बताया दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन के माध्यम से कि निषेचन की क्रिया कैसे होती है। तो हमने 2 स्टेजेस जान लिए, निषेचन से पूर्व की घटना, उसके बाद निषेचन की घटना। अब तीसरा और आखिरी स्टेज जो आता है इसमें वो होता है आपका निषेचन पश्च की घटना, अर्थात कि निषेचन जब हो जाती है तो उसके बाद कौन सी घटना आती है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण विकास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भ्रूण विकास के बारे में, अर्थात कि हमारा कंडीशन होगा भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास, या हम सीधा शब्दों में कह लें भ्रूण का विकास का मतलब हो गया कि इनके अंदर जो घटना होगी वह निषेचन पश्च घटना होगी, निषेचन पश्च घटनाएं होंगी। क्लियर है? अर्थात कि निषेचन की बाद की घटना, राइट। अब निषेचन पश्च घटना अर्थात कि भ्रूण के विकास की बात करें तो हमें पता क्या है कि इसमें हमने कल आपको बताया था दोहरा निषेचन के अंदर, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि निषेचन की क्रिया अगर नहीं समझ में आएगी आपको तो फिर आपका भ्रूण विकास भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हम बेसिकली आपको बता देते हैं कि उसमें क्या आपको पढ़ना था। क्या हमने आपको बताया था? उसमें हमने बताया था कि उसमें हमने युग्मनज का निर्माण कर लिया है। एक हमने क्या फाइनल निर्माण किया है? युग्मनज का। और दूसरा हमने आपका ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण किया है। और यह ध्रुवीय केंद्रक जो था, इस ध्रुवीय केंद्रक से हमारा क्या बन गया था? केंद्रक से हमारा प्राइमरी भ्रूणपोष यानी प्राथमिक भ्रूणपोष तैयार हो गया था। प्राथमिक भ्रूणपोष तैयार हुआ था। क्लियर है? ये बातें हम लोगों ने कल कंप्लीट कर ली थी कि प्राथमिक भ्रूणपोष और युग्मनज का तैयार होना, ये बातें इतना तक हम लोगों ने कर लिया था। कल नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाकर देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्टीर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे की कहानी इजीली समझ में आएगी। चलिए, अगर हमने युग्मनज बनाना सीख लिया और आपका प्राथमिक भ्रूणपोष हमें अगर पता है तो अब हम चर्चा क्या करेंगे कि युग्मनज का विकास हम भ्रूण के रूप में कैसे करेंगे, अर्थात कि भ्रूण हमारा विकसित कैसे होगा। ये कंफर्म है कि युग्मनज से आपका भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। अब निषेचन की क्रिया में जो भ्रूण का विकास होगा, यह भ्रूण के विकास का भी आपका 2 कंडीशन है। कितने कंडीशन है? 2 कंडीशन है। एक तो होता है आपका द्विबीजपत्री, एक क्या होता है आपका द्विबीजपत्री, और एक होता है आपका एक बीजपत्री, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोनोडाइकोटिलेडॉन्स, और दूसरा होता है आपका डाइकोटिलेडॉन्स, राइट। ये क्या होते हैं कि मोनो आपका डाइकोटिलेडॉन मोनोकोटिलेडॉन्स और डाइकोटिलेडॉन्स 2 आपके पार्ट होते हैं, एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री को सीधे शब्दों में आप समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि जब बीज पत्र पूरी तरह 2 भागों में टूट जाए तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे आप बादाम खाए होंगे, ठीक है, वो बादाम को जब हाथों में ऐसे रगड़ते हैं तो बादाम क्या होते हैं? 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो फ्रेंड एक बार देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, द्विबीजपत्री के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपका द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलेडॉन आपका वर्क करता है। इस पे मैंने आपके लिए एक चना रखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोग को चना। अब इस चना को जानने की कोशिश करते हैं कि इस चना से हम कैसे आपका इसके अंदर ये डाइकोटिलेडॉन फॉर्म में है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखिए, जब ये चना टूटता है तो जनरली क्या होता है, ये जब चना, ये देखिए चना टूट रहा है यहाँ पे, यह कंडीशन जो आपका होगा, यह चना का कैसा कंडीशन है?
यह चना का कंडीशन जो है आपका, यह आपका है द्विबीजपत्री का कंडीशन। द्विबीजपत्री का कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि चना टूट गया दो बराबर भागों में। तो कंडीशन आपका यही होगा कि जब भी डाइकेटाइलडोन होगा, दो अलग अलग बीज पत्रों का एक समूह होगा, तो उससे मिलकर आपका क्या बनेगा, आपका द्विबीजपत्री बनेगा। और एक दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एक बीजपत्री होगा, ठीक है, जो सिर्फ क्या होंगे, एक ही बीज का होगा आपका, जिसके अंदर उसको तोड़ने के बाद दो बराबर बीज आपको नहीं प्राप्त होंगे। ये कंडीशन देखिए, दिख रहा होगा आपको। तो ये कंडीशन आपका जनरली क्या है, एक बीजपत्री का है, और ये चने का जो कंडीशन है द्विबीजपत्री का है। तो आपको दोनों से यह तुलना करना है क्या कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों के अंदर जो भ्रूण का निर्माण होता है वह किस रूप में होता है, हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से आपको दिखाएंगे आज कि दोनों के अंदर आखिर द्विबीजपत्री क्यों बनता है और ये एक बीजपत्री क्यों रह जाता है, ठीक है। इसके कंडीशन को, इसके अंदर भ्रूण की संरचना को जानेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था क्या कि निषेचन की क्रिया हम आपको फिर स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि इसके अंदर कैसे क्या बना हुआ है, इनके अंदर के स्ट्रक्चर को हम दिखाएंगे। पहले हम आपको फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, और जब इनके भ्रूण के निर्माण को हम समझ लेंगे उसके बाद उसमें समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। या फिर हम आपको कल दिखाएंगे उसको जो जब चना के अंदर, जब द्विबीजपत्री के अंदर जब उनके अंदर आपके रेशे जब वृद्धि करते हैं तो किस रूप में उनके बीज पत्र के अंदर बदलाव आता है, उस कंडीशन को भी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि द्विबीजपत्री के अंदर जो आपका भ्रूण तैयार होता है वह किस रूप में तैयार होता है। मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कल ही कि इसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक युग्मनज, एक आपका ध्रुवीय केंद्रक होगा, दो कंडीशन होगा। अब जो दूसरा कंडीशन इसमें है कि द्विबीजपत्री में जो भ्रूण बनेगा, यह भ्रूण किससे बनेगा, तो यह आपका भ्रूण बनेगा, यह जो भ्रूण बनेगा यह बनेगा आपका युग्मनज से। किससे बनेगा, युग्मनज से। तो यहाँ पे दो कंडीशन था, एक युग्मनज था और दूसरा आपका प्राथमिक भ्रूणपोष था। मैंने बताया था कि प्राथमिक भ्रूणपोष सिर्फ पोषण देने का काम करेगा, और जो यहाँ पे युग्मनज है, यह युग्मनज ही क्या करेगा, यह युग्मनज ही आपका मुख्य रूप से भूमिका निभाएगा क्या, भ्रूण का। तो अब जरा सा देखिए फोटो के अंदर, यह जानने की कोशिश कीजिए कि इनके अंदर यह संरचना में किस रूप से परिवर्तन होगा। तो युग्मनज है, ये युग्मनज क्या होगा, यानी कि यह युग्मनज की जो एक कोशिका है, यह एक कोशिका है, ठीक है, यह आपका युग्मनज की कोशिका है, और ये आपका बीजांडकाय का कंडीशन है, और ये आपका युग्मनज है। अब क्या होगा, दूसरे कंडीशन में इनके अंदर विभाजन होगा, यानी कि युग्मनज हमारा विभाजित होगा, और विभाजित होने के बाद सेकेंड कंडीशन में आएगा कि यह दो भागों में बटेगा। एक भाग जो होगा चैलेजा की तरफ चला जाएगा, निभाग की तरफ। मैंने बताया था कि आपका बीजांडकाय के अंदर दो भाग होते हैं, एक भाग पीछे वाला होता है जिसके ऊपर आवरण होता है, ठीक है, इसे हम लोग चैलेजा कहते थे। क्या कहते थे इसे, चैलेजा कहते थे। हिंदी में इसे हम कहते थे क्या, निभाग। क्या कहते थे इसे, निभाग। और दूसरा भाग हमारा जो होता था, इस भाग को हम क्या कहते थे, बीजांड द्वार। क्या कहते थे, बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार है, तो उसी तरह से जब ये युग्मनज टूटेगा तो यह दो जो हिस्सा होगा वह क्या करेगा दो कंडीशन है, दो भागों में जाएगा। तो एक भाग निभाग की तरफ जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे सीबी। क्या कहेंगे इसे, सीबी, जिसका मतलब हुआ कि बेसिकल सेल। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकल सेल। इसका मतलब सीधा कह सकते हैं कि आधारभूत जो आपकी कोशिका है, आधारभूत जो आपका निर्माण करेगा आधार का, वह आपका कौन करेगा, सीबी। और दूसरा कंडीशन होता है आपका, यह कंडीशन जो होगा वह कहलाएगा सीए, यानी कि एपिकल सेल। कौन सा सेल, एपिकल सेल। तो अभी तक आपने क्लियर समझा कि युग्मनज पहले टूटेगा और टूटने के बाद दो भागों में बटेगा, ठीक है, और एक भाग हमारा चैलेजा निभाग की तरफ जाएगा और एक जाएगा बीजांड द्वार की तरफ, ठीक है। जो आपका निभाग की तरफ गया है उससे हम लोग क्या कहेंगे, सीबी, अर्थात की बेसिकल सेल। और दूसरा हमारा जो आपका बीजांड द्वार की तरफ जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एपिकल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, एपिकल सेल। अब क्या कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा
कि एपिकल सेल जो आपका बेसिकल सेल है वो सेम कंडीशन में रहेगा, लेकिन तीसरे कंडीशन में क्या होगा वो देखिए। तीसरे कंडीशन में आपका कि जो आपका यहाँ पे सीबी है अर्थात कि बेसिकल जो सेल है वह सेम कंडीशन में रहेगा, लेकिन क्या है कि इसका एपिकल सेल जो है यह विभाजित होगा। यह क्या होगा? विभाजित होगा, और विभाजित होने के बाद नीचे आपका क्या करेगा? यह आपका वृद्धि करेगा। ठीक है, तो यह 1 से 2 कंडीशन में आएगा, 2 कंडीशन में आएगा। अब क्या होगा कि चौथा जो कंडीशन होगा, चौथा कंडीशन में फिर क्या होगा? हमारा जो यह सीबी था यह अपना सेम कंडीशन में रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो हमारा क्या था? सीए था, ये क्या करेगा? ये नीचे से टूटकर नीचे आपका चतुरांश बनाएगा, यह गोलाकार भाग बनाएगा और यह आपका चतुरांश बनाएगा, यानी 4 भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में बटेगा? टोटल 4 भागों में यह बटेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कहेंगे चतुरांश। इसे क्या कहेंगे? चतुरांश भाग कहेंगे, यानी 4 हिस्सों में बट गया। तो पहला कंडीशन था कि 2 भागों में बटा, उसके बाद चतुरांश बना। अब क्या होगा कि चतुरांश फिर से विभाजन करेगा। चतुरांश का कंडीशन जो है फिर से विभाजन करेगा, और चतुरांश का कंडीशन जब विभाजित होगा तो सीबी अपने कंडीशन पे वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, सीबी बना रहेगा, लेकिन यह जो चतुरांश है, यह चतुरांश जो है विभाजित होकर आपका 2 लेयर बना लेगा। 2 लेयर क्या बना लेगा? अंदर का ये 4 भाग चतुरांश और इसके बाहर 4 भाग। ठीक है, 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, ये कितने भाग बन गए? अब ये अष्टांश बन गया। कितने बन गए? अष्टांश बन गए। अब अष्टांश जैसे बनेगा तो यह जो बीजांडकाय का नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ बढ़ेगा, और सीबी के भाग से क्या होगा? यहाँ पे एक लंबवत रूप में आकार बनना शुरू होगा। तो किस रूप में आकार बनेगा वो देखिए। ये आपका बीजांडकाय का हिस्सा हो गया। अब यहां से ऐसे लंबवत पकड़ेगा, ऐसे लंबवत, तो ये आपका क्या होगा? सीबी आपका ऐसे टूटेगा 2 से 4। ठीक है, 4 से आपका 8 इस कंडीशन में बढ़ेगा। ठीक है, और नीचे वाला जो आपका कितना था? चतुरांश था, सॉरी अष्टांश था, यह फिर बढ़ेगा आगे, फिर एक बार और विभाजित होगा, और एक बार और विभाजित होकर क्या करेगा? यह बना लेगा क्या कहते हैं? 16 अंश में। ठीक है, ये कितने अंश हो जाएंगे? टोटल 16 अंश बन जाएंगे। क्लियर है? यहां तक पहले क्या हुआ कि पहले जो हमारा युग्मनज था, युग्मनज 2 भागों में बटा, एक बना आपका सीबी और दूसरा भाग बना सीए। सीए का मतलब हो गया आपका एपिकल सेल, और आपका सीबी का मतलब होगा बेसिकल सेल। बेसिकल सेल हमारे निभाग की तरफ चला गया और दूसरा भाग हमारा किधर चला गया? बीजांड द्वार की तरफ। अब क्या कंडीशन है कि इसके बाद वाले कंडीशन में जो सीए था हमारा एपिकल सेल जो था वह विभाजित होगा, और विभाजित होने के बाद चतुरांश बनाएगा, यानी सीधा समझिए कि आपका 1 से 2, 2 से 4 कोशिका में बदलेगा, और 4 के बाद कितना बनाएगा? अष्टांश बनाएगा, यानी कि 4 से 8 के कंडीशन में, और 8 से कितना कंडीशन बनाएगा? 16 अंश के कंडीशन बनाएगा। उसी तरह से आपका जो सीबी का कंडीशन है, सीबी का कंडीशन आपका 1 से बढ़कर 6 से 10 के अंश में चला जाएगा, 6 से 10 कोशिका के रूप में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर होगा? अब क्या होता है कि जब ये 16 अंश के कंडीशन में पहुंच जाता है तो इनका नीचे वाला जो गोलाकार हिस्सा है वह थोड़ा सा मुड़ना शुरू करता है। ठीक है, क्योंकि 16 अंश आने के बाद ही इनके अंदर भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि भ्रूण का निर्माण कितने अंश के आने के बाद होता है, या कितनी कोशिका के कंडीशन के बाद जो आपका भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा, 16 कोशिकाओं का जब समूह बनेगा, 16 कोशिकाओं के अंश पे आएगा, तब वो भ्रूण बनना तैयार होगा। ठीक है, तो 16 अंश में आपका क्या होगा? भ्रूण बनना तैयार हो जाएगा। और उस कंडीशन में जब भ्रूण बनना तैयार होगा तो नीचे जो गोलाकार दिख रहा है आपका भाग, इसमें वेटेज बढ़ेगा, और जब वेट बढ़ेगा तो क्या होगा? इसका आकार थोड़ा सा आपका झुकेगा, और झुकने के बाद क्या करेगा कि यह जो आकार बनाएगा यह बना लेगा हार्ट के आकार का, यानी कि हृदय के आकार का, इस रूप में आपका आकार बना लेगा। ठीक है, यह सेम ऐसा ही कंडीशन बनाएगा जैसा आपको इसमें दिख रहा है। देखिए ध्यान से एक बार और ध्यान से देखिए, यह जिस रूप में आपको यहाँ पे चना में दिख रहा है, आपको ध्यान से देखिए,
ये चना में जिस रूप में आपका दिख रहा है कि ये वाला भाग यहां से नीचे से जुड़ा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा देखिए आपको जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा दोनों तरफ ये फैला हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से यह अंश है, यह आपका कंडीशन है। देखिए जरा देखने की और समझने की कोशिश कीजिए कि सेम कंडीशन यहाँ पे चना का ही है। चना का क्या है कि चना का नीचे वाला हिस्सा आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा फैला हुआ है। तो सेम कंडीशन इसके अंदर भी होगा, ठीक है। सेम कंडीशन होने के बाद क्या होगा कि इसी के अंदर से क्या होगा कि बीजांड वृंत का आपका मूलांकुर यहां से निकलेगा, शुरू होगा, ठीक है। और एक साइड से आपका क्या निकलेगा, आपका ये वाला हिस्सा जो होगा, इस वाले हिस्से से इससे निकलेगा परांकुर। यानी टोटल कितने अंकुरन इसमें से निकलेंगे, 2। एक कहलाएगा आपका मूलांकुर और दूसरा कहलाएगा परांकुर। एक निकलेगा आपका मूलांकुर और एक क्या निकलेगा आपका परांकुर, ठीक है। तो मूलांकुर और परांकुर 2 निकलेंगे। तो मूलांकुर से क्या होगा कि जड़ें विकसित होंगी और परांकुर से हमारा पड़ो अर्थात कि तना विकसित होगा। तो ये आपका हार्ट का शेप का हो गया। हार्ट के शेप में आपका मूलांकुर का हिस्सा अंदर धीरे धीरे आपका वृद्धि करेगा और धीरे धीरे वृद्धि करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, धीरे धीरे जब वृद्धि कर जाएगा तो वृद्धि करने के बाद यह 2 हिस्सों में पूरा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या है कि इसका नीचे वाला जो हिस्सा है, जहां पे आपका मूलांकुर का हिस्सा है, वहां से यह अटैच रहेगा, ऊपर के हिस्सा से यह फैला हुआ है, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से यह बिल्कुल फैला हुआ है, लेकिन क्या है नीचे से आपकी जो निकली हुई आपका अंश होता है, यह निकला हुआ जो भाग रहता है, जो ये भाग आपको दिखता है ये वाला, ठीक है, निकला हुआ भाग, इस वाले हिस्से में क्या होता है कि नीचे से जुड़ा हुआ आता है जहां से आपका मूलांकुरन निकलता है, ठीक है। तो यह कंडीशन आपका जो बनता है यह कंप्लीट भ्रूण का कंडीशन होता है, जिनसे क्या होगा भ्रूण आपका निकलेगा। तो यह जो कंडीशन 2 बराबर भागों में बट गया है, अब 2 बराबर भागों में बटा है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री या डाइकेटिलेडॉन, क्योंकि इसमें बीज पत्र का 2 हिस्सा 2 बराबर भागों में बटा है और 2 अंश के आपका जुड़ने से एक पूरा बीज तैयार हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। क्लियर है। यही सेम कंडीशन आपका एक बीजपत्री के अंदर भी होता है, लेकिन उनके अंदर आपका 16 अंश के रूप में जाने के बाद इस तरह से मुड़ता नहीं, आपका हार्ट का शेप नहीं बनाता है, वह एक ही वृंत के रूप में रहता है और एक ही वृंत के रूप में वो विकास करता है। तो जब एक ही वृंत के रूप में विकास करेगा, एक ही बीज वृंत बनेगा उसके अंदर, तो वह कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा, एक बीजपत्री का कंडीशन। और जब इस रूप में आपका 16 स्टेज में जाने के बाद 16वें स्टेज में जब भ्रूण बनेगा, हार्ट के शेप में जाएगा और 2 बराबर भागों में बंटने वाला होगा, तो वह कंडीशन हमारा कैसा होगा, द्विबीजपत्री का कंडीशन होगा। क्लियर है सबको। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर भ्रूण का विकास कैसे होता है, आशा क्लियर हो गया होगा। इसमें मूलांकुर और परांकुर कैसे निकलते हैं, इसके अंदर चना के अंदर या फिर आपका कोई भी द्विबीजपत्री के अंदर, इनका हम आपको प्रैक्टिकल फॉर्म कल दिखाएंगे कि चना के अंदर मूलांकुर या परांकुर आपकी क्या होते हैं, कि कैसे उनके अंदर विकसित होती है उनकी जड़ें। यह मूलांकुर और परांकुर का हिस्सा जो दिखाया है यह तो सूखा हुआ है, इनके अंदर आपको नहीं दिखेगा अभी। यह कब दिखेगा, जब इनके अंदर मूलांकुर परांकुर ऊपर निकलना शुरू होगा, तो अब इसके अंदर किन भागों से निकल के जा रहा है वह कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक कंडीशन हम अगले क्लास में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो क्लियर है आपको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के अंदर आपका भ्रूण का विकास। अब क्या होता है, कभी कभी इस भ्रूण के विकास में भी आपका केसेस बदल जाते हैं। तो इसके अंदर भ्रूण के विकास में केस क्या बदलते हैं कि भ्रूण का विकास, तो एक कंडीशन होता है कि सिर्फ एक ही भ्रूण बन गया, तो हमने कह दिया कि एक भ्रूण बना, वो कंडीशन द्विबीजपत्री का चाहे एक बीजपत्री का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा भ्रूण बन जाते हैं, एक ही आपके बीजांडकाय के अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक भ्रूण बनते हैं। तो वह कंडीशन जब एक ही बीजांडकाय के अंदर, एक ही बीजांड के अंदर क्या हो, एक से अधिक भ्रूण बन जाए, एक से अधिक भ्रूण बने, तो एक से अधिक जब भ्रूण बनेगा तो यह कंडीशन जो होगी वह आपका बहुभ्रूणता कहलाएगी। एक से अधिक भ्रूण, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता अर्थात कि भ्रूण आपके
एक से ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, अब बहुभ्रूणता होगा क्यों या बहुभ्रूण बनता कैसे है, तो इसके भी रीजन है, इसके भी कुछ कारण है जिसके कारण उनके अंदर बहुभ्रूणता हो सकती है। तो बहुभ्रूणता के कारण आपके मुख्य रूप से कुछ कारण है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि पहला नंबर एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। ये कारण क्या है, पहला कारण क्या है कि आपका एक से अधिक क्या होंगे, बीजांड होंगे, तो हो सकता है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि बीजांड सिर्फ एक हो, बीजांड एक हो लेकिन उसके अंदर जो अंड कोशिका है वह अंड कोशिका एक से अधिक होगी, अंड कोशिका क्या होगी, अधिक होगी, एक से अधिक होगी। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपका एक ही आपका अंड कोशिका भी हो, एक ही बीजांड भी हो, लेकिन अंड कोशिका बनने के बाद यह क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करके एक से ज्यादा भ्रूण का निर्माण कर ले, तो यह कंडीशन में भी बहुभ्रूणता हो सकती है। तो ये तीन कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या कि इसके अंदर जो कोशिका का निर्माण होगा, चौथा कंडीशन, भ्रूण की कोशिका बनने के बाद, अर्थात कि भ्रूण की कोशिका बनने के बाद या फिर उसके अंदर विभाजन होकर एक से अधिक आपका क्या करे, भ्रूण की अवस्था पैदा करे, यानी छोटे छोटे भ्रूण बना है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता के कैटेगरी में आएगा। तो इनके कुछ रीजंस है जिन कारण बस क्या हो सकते हैं, बहुभ्रूणता हो सकती है। पहला नंबर कि बीजांड एक से अधिक हो, तो बीजांड एक से अधिक है तो कंफर्म है कि उनके अंदर अंड कोशिका भी एक से अधिक होंगी, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो सकता है, बहुभ्रूणता। दूसरा कंडीशन क्या है, बीजांड एक ही हो लेकिन एक ही बीजांड के अंदर अंड कोशिका की जो संख्या है वह एक से अधिक हो गई, तो बीजांड एक ही आपका बीजांड के अंदर एक से ज्यादा अंड कोशिका हो गई, तो कंफर्म निषेचन भी आपका एक से अधिक होगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, बहुभ्रूणता हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि युग्मनज जब तैयार हो गया, तो युग्मनज तैयार होने के बाद वह आपका छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, तो एक से ज्यादा जब टुकड़े बट गए तो आपका क्या हो गया, यह आपका युग्मनज एक से ज्यादा बन गया। जब एक से ज्यादा युग्मनज बन गया तो कंफर्म है कि भ्रूण भी आपका क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा आपका बन जाएगा, तो ये कंडीशन है। उसके बाद आपका चौथा कंडीशन है कि भ्रूण कोशिका बने और फिर वो छोटे भागों में टूटे। फिर आपका पांचवा कंडीशन ये भी है कि आपका बाहरी जो कोशिका है, बीजांड का है कि बाहरी जो कोशिका है, बाहरी कोशिका है, उन बाहरी कोशिका से क्या बन जाए, उन बाहरी कोशिका से भ्रूण बन जाए, तो यह भी कंडीशन है कि इस कंडीशन में भी आपका बहुभ्रूणता हो सकता है। तो इनके मुख्य रूप से आपके 5 कारण होते हैं कि जिन कारण से क्या हो सकते हैं कि बहुभ्रूणता हो सकती है। बहुभ्रूणता कौन सा कंडीशन है कि वैसा कंडीशन जिसमें क्या हो, एक ही बीज के अंदर एक ही फल के अंदर एक से अधिक आपके भ्रूण जब बनेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता की दशा कहेंगे, अर्थात कि बहुभ्रूणता का कंडीशन कहेंगे। अब क्या होता है कि बहुभ्रूणता होने से क्या कोई फायदा है, बिल्कुल इसके कुछ फायदे भी है। फायदे क्या है, फायदे की चर्चा कर लेते हैं कि फायदा बहुभ्रूणता की ये है कि एक साथ हम क्या कर लेंगे, एक से अधिक एक जैसे पौधे प्राप्त कर सकते हैं, एक से अधिक एक जैसे पौधे प्राप्त हो जाएंगे, एक समान पौधा प्राप्त होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, एक समान पौधा। दूसरा आपका बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आपका कम खर्च में, यानी कि कम खर्च और कम जगह में आसानी से आपको क्या प्राप्त होंगे, अधिक मात्रा में बीज प्राप्त हो जाएंगे, अधिक मात्रा में बीज प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, किसानों के लिए क्या हो जाता है जी, किसानों के लिए फायदेमंद हो जाता है, आर्थिक रूप से, किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि इसके आपके फायदे होगा। अब ऐसा कंडीशन ना है कि इसके अंदर सिर्फ फायदा होगा, जिनके अंदर जितना ज्यादा खूबियां होती है उनके अंदर उतना अधिक कमियां भी होती है। तो कंफर्म है कि जितना ये फायदा दे रहा है उतना उसमें कमी भी होगी। अब कमी में क्या है, उनमें उनमें सबसे बड़ी कमी ये होगी कि जब एक ही भ्रूण के अंदर से अलग अलग भ्रूण बनेंगे तो कंफर्म है कि कम जगह में ज्यादा विकास करना पड़ेगा, ज्यादा भ्रूण को विकसित होना पड़ेगा। तो वह जो विकसित होगा वह आपका भ्रूण जो होगा वह दुर्बल किस्म का होगा। कैसा होगा, दुर्बल किस्म का होगा।
अर्थात कि वह पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन है उनको रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी या रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी, यानी कि इनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इनके अंदर आंतरिक रूप से उतना विकसित अवस्था में नहीं है कि वह क्या कर सके, अपने आप को इस धरती पे क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि बहुभ्रूणता से हमारे फायदे भी हो जाएंगे और उनसे क्या हो जाएंगे, कुछ घाटा भी हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। इसके अलावा क्या होता है कि ये भ्रूण विकास का कंडीशन मैंने आपको बताया कि युग्मनज से होगा, लेकिन एक ऐसा कंडीशन भी होता है जो भ्रूण का विकास बिना युग्मनज का भी हो जाता है। भ्रूण का विकास आपका बिना युग्मनज का हो जाता है। तो कब होगा भ्रूण का विकास, तो कहा जाता है कि वैसा आपका क्रिया जब क्या हो कि जब किसी जीव के ऐसा किसी पौधे के अंदर लैंगिक जनन क्रिया होने की अवस्था में भी बिल्कुल अलैंगिक जनन की क्रिया हो जाए और उस कंडीशन में आपका जो भ्रूण तैयार हो तो वह आपका कहलाता है असंग जनन। और असंग जनन में जो भ्रूण तैयार होता है वह बिना युग्मनज का तैयार होता है। ध्यान रखिएगा कि कैसा कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन जिसमें पौधा कंफर्म है कि वह लैंगिक जनन की क्रिया करेगा, लेकिन लैंगिक जनन की क्रिया न होके उनके अंदर क्या हो जाएगी, अलैंगिक जनन की क्रिया हो जाती है। तो वह कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा, असंग जनन का कंडीशन। और उस असंग जनन के कंडीशन में जो भ्रूण तैयार होगा हमारा, वह जो भ्रूण तैयार होगा वह पूर्ण रूप से क्या होगा, बिना युग्मनज का होगा। ठीक है, यानी एक ही आपके जीव के उनके अंड कोशिका से ही पूरा युग्मनज का आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर है। और क्या है कि उनमें कंडीशन एक और होती है कि उनके अंदर भी आपका जो फल होगा वह वास्तव में स्पष्ट रूप से आपका सत्य फल नहीं होगा, इसलिए उन्हें हम लोग असत्य फल, मिथ्या फल, आभासी फल या अन्य रूप में भी, अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं। क्योंकि उसमें आपका जनन की क्रिया हुआ ही नहीं, और जनन की क्रिया तो निषेचन नहीं हुआ, और बिना निषेचन, इससे पहले भी आपको बताया था कि बिना निषेचन नहीं होगा। तो यहाँ भी कंडीशन है निषेचन नहीं है, बिना युग्मनज का बना है, तो कंफर्म है कि यह मिथ्या फल कहलाएगा। ठीक है, वास्तव में इसके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो पुष्पासन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि पौधों के जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। एक तो होता है आपका क्या कि बाह्य दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज होता है। तो बाह्य दल पुंज को ही हम लोग पुष्पासन कहते हैं, जो जनरली आप लोग देखे होंगे नीचे की तरफ ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और ग्रीन कलर का होता है, पुष्प तो अवेलेबल होगा नहीं यहाँ पे, नहीं तो आपको हम दिखाते हैं कि ग्रीन कलर का आपका जनरली होता है आपका। ठीक है, और वो क्या होगा, पुष्पासन होगा, उसे हम लोग पुष्पासन भी कहते हैं। जिन पे समझिए सीधी सी बात, जिस पर पुष्प टिका हुआ है, ठीक है, वो पुष्पासन का हिस्सा है। तो आपका क्या होता है कि जो पुष्प बनता है उसी के नीचे अंडाशय होता है और उसी से आपका फल बनता है। लेकिन यहाँ पर जो सेब है या फिर आपका इस तरह के जो आपका मिथ्या फल के कैटेगरी वाले हैं, वो क्या करते हैं कि उसके अंडाशय वाले भाग से फल ना बना के पुष्पासन से पूरा फल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यह फल जो होता है मिथ्या फल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक और कंडीशन आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादा, कि बहुभ्रूणता जो होती है वह किन पौधों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। तो जनरली हम पौधे को बड़े लेवल पे 2 भागों में बांटते हैं, एक आवृत बीजी और एक अनावृत बीजी। सीधे शब्दों में कहे, एक ऐसा फल जिनके बीज उसके फल के अंदर हो, और एक कंडीशन ऐसा जिसमें बीज जो हो फल के बाहर हो। जैसे आप लोग नारियल खाते हैं, तो नारियल क्या होता है, बीज बाहर होता है और खाने वाला फल अंदर होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं अनावृत बीज। क्या कहते हैं इसे, अनावृत। ठीक है, और दूसरा कंडीशन होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब क्या, बीज बीच में हो और खाने वाला भाग बाहर हो। जैसे आम हो गया, तो आम का गुठली जो होता है बीच में होता है, लेकिन खाने वाला जो गुद्देदार जो रसीला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो यह कंडीशन जो कहलाएगा हमारा, वह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आवृत बीजी। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा पूछ देता है कि बहुभ्रूणता की केस जो होती है अधिकतम किस में देखी जाती है। तो ऑप्शन आपके पास 3-4 रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आवृत बीजी, अनावृत बीजी,
दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुभ्रूणता की केस मैक्सिमम रूप से 99% जो केसेस होंगी वह आवृत बीजी के अंदर, अर्थात कि वैसे फलों के अंदर जिनके बीज अंदर होते हैं उनके अंदर होंगे। इनमें क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है कि आपको आवृत अनावृत बीजी न पूछ के बहुभ्रूणता किस में होती है और नीचे 4 फलों के नाम दे देंगे आपको, ठीक है। जैसे नारियल दे दिया आपको, उसके बाद अखरोट दे दिया आपको, ठीक है, उसके बाद आपका अंगूर दे दिया, आम दे दिया। ये इस तरह से 4 ऑप्शन हो गए और आपको उसमें ढूंढना क्या होता है कि आपको बताना है कि किसके अंदर बहुभ्रूणता होगी। तो बहुभ्रूणता उसमें ऐसा देखना है जो कि बीज अंदर हो और एक से अधिक जिसके अंदर बीज बन रहा हो, तो वह कंडीशन हमारी कैसी होगी, बहुभ्रूणता की कंडीशन होगी। तो इस आधार पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा फ्रेंड्स भ्रूण बनने की क्रिया ये आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, भ्रूण का विकास एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, बहुभ्रूणता का केस, तीसरा असंघजनन या मिथ्या फल का केस, अर्थात कि 3 कंडीशन हमने देखा। अब 2 हमारे पॉइंट बच जाते हैं, जिसमें एक होता है बीज का निर्माण कैसे होता है और दूसरा कंडीशन होता है कि फल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। कौन कौन से भाग, जैसे बीज चोल किससे बनेगा आपका, उसके बाद फल भित्ति किससे बनेगा, फल का रसीला भाग कौन सा पार्ट कहलाता है, उनकी जो आपका क्या होता है, जो जनरली जो आपका बीज होता है, बीज के सबसे ऊपर वाले परत जो आपके फल से लगे होते हैं वो तैयार किससे होता है, वो आपका जनरली जो फल प्राप्त होता है द्विगुणित अवस्था में होता है, अगुणित अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है, इन सभी केसों को हम लोग जानेंगे। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि जो मिथ्या फल है, ध्यान रखिएगा इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और मिथ्या फल जो है आपका या आभासी फल जो है, वह आपका मिथ्या फल या आभासी फल जो होता है अगुणित होता है या दुगुणित होता है। आप जरा सोच के बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसे आप कमेंट बॉक्स में आप हमें क्या करेंगे, आंसर करेंगे कि जो आपका मिथ्या फल होगा, आभासी फल होगा, वह आपका अगुणित अवस्था में होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मिथ्या फल जो होगा किस अवस्था में होगा, अगुणित अवस्था में या द्विगुणित अवस्था में। इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कल कि यह अगुणित अवस्था में होगा या द्विगुणित अवस्था में। अगर अगुणित होगा तो क्यों होगा, और द्विगुणित होगा तो क्यों होगा, और अगुणित नहीं है तो क्यों नहीं होगा, और द्विगुणित है, द्विगुणित नहीं है तो क्यों नहीं है। इनके सभी रीजंस और प्रूफ के साथ मैं आपको साबित करके आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा और इसे बताऊंगा। और साथ में साथ कल हम आप लोगों को मूलांकुर और परांकुर चोल को दिखाने की कोशिश करेंगे यथासंभव, ज्यादा चांस रहेगा कि आपको देखने को मिलेगा। आशा फ्रेंड्स आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगी। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो एग्जाम में बेहतरीन नंबर आने से आपको कोई नहीं रोकेगा। टाइम पास करके नहीं, एग्जैक्टली पूरे वीडियो को, पूरे क्लास को देखना होगा, तब आपके सभी स्टेप्स समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।